अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज 7 जनवरी 2024 का लागेट आपके लिए इजी रहा होगा, होप सो। और जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स थे उनसे जब हमने रिव्यूज़ लिए तो उन्होंने हमें यही कहा कि सर आज का टेस्ट बहुत ही इजी था। बहुत इजी उनके लिए था कि जिन्होंने बैरेक्ट से स्टडी की, और हार्ड उनके लिए था जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ किसी के लेक्चर सुने, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ किसी से समझा, तो उनके लिए टेस्ट हार्ड था। लेकिन अगर वैसे इवैल्यूएशन की जाए आज के टेस्ट की, तो आज का टेस्ट ईज़ी था। और ना मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हार्ड था, ना मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही ईज़ी था। ये नॉर्मल था। इसके अंदर एक सवाल ऐसा था जिसके अंदर एनी का ऑप्शन भी आया, और एक दो सवाल जो है मे और शल का भी एक सवाल था। उससे हट के कुछ जो है हमारे पास, हमने स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी लगाई थी कि वो कुछ जो है क्वेश्चंस कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड करें ताकि हम ये लेक्चर आप तक डिलीवर कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी से। अब अगर हम बात करें, वैसे अगर देखा जाए तो मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो शफल्ड भी हैं और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, किसकी बात करते हैं, लीडिंग केसेस की। अब लीडिंग केसेस के अंदर कौन से सवाल आए तो जाहिर सी बात है 5 होंगे, लेकिन मेरे पास जो कलेक्शन हुई वो 3 क्वेश्चंस की कलेक्शन हुई। 3 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर ये पूछा गया कि इसके अंदर जो बेंच थी जजेस की, वो कितनी, उसकी तादाद कितनी थी। तो उसकी जो तादाद थी वो आप सबको पता है कि 11 थी। और इसके अंदर कोई पूछने का सवाल बनता ही नहीं है कि सर 7 थी या 5 थी। और अगर आप में से किसी ने 7, 5, 9 पे टिक किया तो रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है? 11। उसके बाद दूसरा सवाल, वे खान असफंद यार वली केस, जो कि जिसके अंदर ये सवाल पूछा गया कि ये किस चीज़ से रिलेट करता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो क्या था हमारे पास? इट वाज द केस डिपेंडिंग अपॉन नेब ऑर्डिनेंस। तो इसके अंदर अलग ऑप्शंस भी थे जैसे कि स्पेशल केस, नारकोटिक्स वगैरह। तो ये जो केस था ये नेब ऑर्डिनेंस से रिलेट करता था। फिर आया था एक और सवाल, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस, जिसकी अक्सर साइटेशन में आपको क्लियर करवाता रहता हूँ। इसके अंदर ये पूछा गया कि इसने कितने किस्म की या फिर कौन कौन सी रिट जो है दायर की थी। तो 2 रिट्स थी, एक थी मेंडामस और एक थी कोवारेंटो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। आर्टिकल 1 मैंने बहुत स्टूडेंट्स को क्लियर करवाया। अगर अब भी ये आर्टिकल आप सही नहीं करके आए तो बहुत ही दुख की बात है। सबसे पहले आर्टिकल 1 से ये सवाल किया कि यहाँ पर इसने सवाल में से वर्ड चेंज कर दिया। लास्ट टाइम क्या आया था? फेडरल रिपब्लिक ऑफ टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस बार इसने क्या किया? इस पाकिस्तान शल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज, फिर ऑप्शन में दिया देश रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक, फेडरल, टेरिटोरियल या एक्सवाइजेड। तो इसका जो आंसर था वो क्या था? इस्लामिक था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या आ जाता है, जो कि आर्टिकल 32 से पूछा गया, द स्टेट शल इनकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड कंपोज्ड ऑफ देश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरियाज। कि जो लोकल गवर्नमेंट है, अब जो लोकल गवर्नमेंट है उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको प्रमोट करेंगे, और वो क्या होके आएंगे? रिप्रेजेंटेड कैसे होके आएंगे? जाहिर सी बात है, इलेक्शन के ज़रिए से आएंगे। जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्शन एक्ट 2013, तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसीजर क्लियर करवाया था, अगर आप LLB 5 ईयर पढ़ के आ चुके हैं तो। ठीक है, वैसे भी अगर आप एक, ये बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा अपनी जो है माइंड यूज़ करते, थोड़ा IQ लेवल यूज़ करते, कि जब भी लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस होती हैं तो उसमें कोई शख्स इलेक्ट होके आता है, सेलेक्ट होके नहीं आता। फिर उसके बाद मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड एजुकेशन। अब इसके अंदर 2 ऑप्शंस थे, एक था हायर एजुकेशन और एक था जो है सेकेंडरी एजुकेशन, और एक हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो आपका है हायर एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आर्टिकल 194 ने क्या बताया? आर्टिकल 194 में से एक सवाल पूछा गया कि ओथ ऑफ डिप्टी कमिश्नर इज मेंशन्ड इन, किस जो है आपके शेड्यूल के अंदर ओथ के बारे में बात की गई है। तो इसका जब भी आपसे पूछा जाए कि किस शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, या फिर डिप्टी चेयरमैन की, चेयरमैन की, या नेशनल असेंबली के मेम्बरान की, किसी की भी जो आपकी ओथ है, सारे के सारे ओथ्स कहाँ पर मेंशन्ड है? शेड्यूल 3 के अंदर। उसके बाद एक और पूछा गया कि देश शल गिव असेंट टू मनी बिल।
ये मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल 70 से ऑनवर्ड जब हम चलेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करवाई थी कि प्रेसिडेंट अपनी क्या देता है, असेंट देता है, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक्ट के अंदर। तो ये सवाल भी आया। उसके बाद आर्टिकल 183 सब क्लास 3 से आया, अनटिल प्रोविजन इज मेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए देश द सीट ऑफ द कोर्ट शल बी। कह रहा है कि इस आर्टिकल 183 सब क्लास 3 को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हमारे पास जितने भी आपकी सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर लोकेट करेगी? जाहिर सी बात है कैपिटल टेरिटरी के अंदर, और हमारा कैपिटल टेरिटरी कौन सा है? अगर आपकी जगह कोई और स्टूडेंट भी होता तो वो इस्लामाबाद पर ही टिक करता। होप सो आपने भी इस्लामाबाद पर ही टिक किया होगा। उसके बाद आर्टिकल 203 फिर सी, द चीफ जस्टिस डैश कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश जजेस डैश मुस्लिम जजेस। अब जो हमारे पास 203 है ये किसकी बात करता है? जाहिर सी बात है फेडरल शरीयत कोड की बात करता है। तो फेडरल शरीयत कोड के अंदर कितने मुस्लिम जजेस होंगे? 8 मुस्लिम जजेस होंगे। फिर बात करते हैं जुरिस्प्रूडेंस की। जुरिस्प्रूडेंस में से एक दो सवाल मिले। अच्छा, एक होता है राइट इन नेम और एक होता है राइट इन पर्सोनेम। तो इसके अंदर ये पूछा गया कि कौन सा राइट है? ऑप्शंस दिए गए, सक्सेसिव राइट है, डोमेस्टिक राइट है। तो इसका आंसर क्या है? डोमेस्टिक राइट। उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट, द हेड ऑफिस ऑफ, ये इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड इन। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा? न्यूयॉर्क पे टिक किया होगा, जबकि इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हेग। देखें, जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं उन सब के ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो आपकी हेग के अंदर है। आर्टिकल 9 क्या बात करता है? ईच मेंबर शल हैव नॉट मोर देन डैश इन जनरल असेंबली। कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जनरल असेंबली के लिए? तो कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। बिफोर यस्टरडे मैंने आपको क्लियर करवाया था कि 5 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। एज पर सेलमेंट जुरिस्प्रूडेंस देयर आर डैश काइंड ऑफ प्रोसीजर। कितने काइंड ऑफ प्रोसीजर है हमारे पास? अगर आप सोचें ज़रा तो जाहिर सी बात है 2 काइंड ऑफ प्रोसीजर है, सिविल और क्रिमिनल। उसके बाद सिविल लॉ इज़ कंसर्न लॉ ऑफ डैश। तो सिविल लॉ की जहाँ तक बात है तो सिविल लॉ कौन सा लॉ है? आपका रेमेडी का लॉ है या लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है? इसका जवाब आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि ये तो पता चले कि आप एक्टिव भी हैं या नहीं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास सीपीसी से कुछ सवाल पूछे गए। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सीपीसी के अंदर सेक्शन 2 सब क्लास 1 के अंदर कोड इंक्लूड क्या है? जजमेंट है, डिक्री है, ऑर्डर है, क्या है? कोड इंक्लूड रूल्स। फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 मैंने आपको कैसे क्लियर याद करवाया था? सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 डिक्री, फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 जजमेंट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑर्डर। तो ऐसे ही इसमें जो है जजमेंट की डेफिनेशन आ गई कि जजमेंट किसको फॉलो करेगी। अक्सर आपने जो है डिक्री पे टिक किया होगा, बल्कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिक्री एंड ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर जो है उसको फॉलो करती है जजमेंट। उसके बाद आर्टिकल सेक्शन नंबर 12 सब क्लास 1। अब सेक्शन नंबर जो 12 है, अब सेक्शन नंबर 12 का सब क्लास 2 तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन सब क्लास 1 भी पढ़ाया था। सेक्शन 12 का सब क्लास 1 भी पढ़ाया था। वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम अ फर्दर सूट इज इन रिस्पेक्ट डैश ही शैल बी इंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच काज ऑफ एक्शन। तो इसके अंदर क्या है? पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन। पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन से रिलेट करेगा वो। उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स। ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 19 है। 15 से लेके 20 तक जब हमने कवर किए थे। वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कैरीज ऑन बिजनेस, जहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द डैश इन विच द डिक्री वाज पास देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका आंसर क्या है? पार्टीज टू द सूट। मतलब पार्टीज टू द सूट के दरमियान जो भी क्वेश्चंस अराइज होंगे वो डील विथ होंगे सेक्शन नंबर 47 से। फिर कमीशन के बारे में पूछा गया, लेकिन इस बार भी कमीशन जो है सवाल आया नेगेटिव में। नेगेटिव से मुराद किस तरीके से? उसने सारे के सारे ऑप्शन जो है करेक्ट दे दिया और उसके साथ एक रॉन्ग ऑप्शन भी दे दिया। कमीशन में नॉट बी एप्लीकेबल, इस तरीके का सवाल आया कि कमीशन जो है कहाँ कहाँ पर इन्फोर्स नहीं हो सकती। कमीशन कहाँ कहाँ पर, कमीशन में नॉट बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो कहाँ, अगर किसी ने अपने दिमाग को हाजिर रखा होगा तो उसने करेक्ट आंसर पे टिक किया होगा। टू एग्जामिन एनी पर्सन,
मेक पार्टीशन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, एडजस्ट अकाउंट, ये 4 के 4 करेक्ट आंसर है। इस हट के जो एक और आंसर आया था वो आपका गलत था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन डैश इम्पोजिंग फाइन। अब इसके अंदर ये बताइए जो है किसके बारे में, ये भी इसी के बारे में है कि इम्पोजिंग फाइन के बारे में ऑर्डर कर सकती है। कोड 104 से सवाल आया। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर 9 रूल 2। ऑर्डर 9 रूल 2 से पहले ऑर्डर हमारे पास है, सॉरी, सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट से भी सवाल आया। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन के अंदर सेक्शन 155 डील्स विद इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। अब इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट के अंदर मैंने आपको एक चीज़ क्लियर करवाई थी कि यहाँ पर दो चीज़ें आपने याद रखनी है। कौन कौन सी दो चीज़ें याद रखनी है? एक याद रखना है कि मीट्स नेसेसिटी ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पर भी सवाल एंड्स ऑफ जस्टिस से रिलेट ही आया। उसके बाद ऑर्डर 1 रूल 5। ऑर्डर 1 रूल 5 ने क्या बात की? इट शल नॉट बी नेसेसरी डेट डैश शल बी इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ द रिलीफ क्लेम। रूल 5 के अंदर ये बात की गई कि जितने भी जो भी रिलीफ आप क्लेम करवाना चाह रहे हैं डिफेंडेंट से, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा? डिफेंडेंट आएगा, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, पिटिशनर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था आपका? डिफेंडेंट आपका करेक्ट आंसर था। फिर उसके बाद ऑर्डर 6 रूल 7 ने क्या बात की? नो प्लीडिंग शल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ डैश रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम। मतलब कि जब भी प्लीडिंग के अंदर आप न्यू फ्रेश ग्राउंड लेके आएंगे तो आपको क्या करवानी पड़ेगी? प्रॉपर अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी 617 के तहत। लेकिन यहाँ पर आपने रेफरेंस 617 का नहीं देना था, बल्कि यहाँ पर आपने अमेंडमेंट का जिक्र करना था। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर 9 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 2, वेयर ऑन द डे सो फिक्स्ड। जाहिर सी बात है ऑर्डर 9 किसका है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़, कि क्या क्या नताइज होंगे जब पार्टीज़ ना आए या पार्टी में से कोई एक ना आए। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि अगर पार्टीज़ के लिए डे फिक्स्ड हो गया और ये देखा गया कि प्रॉपर समन्स जो हैं वो सर्व नहीं हुए ड्यू टू द रेस्टलेसनेस ऑफ प्लेंटिफ, तो इसका ये आंसर था। उसके बाद ऑर्डर 39 बात करता है इंजंक्शन की, और इसका जो रूल 4 है उसने ये पूछा एनी ऑर्डर 4 एंड डैश मे बी डिस्चार्ज और वेरिड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या था? इंजंक्शन। मतलब ऑर्डर 39 आपके सामने ऑर्डर 39 आए तो आपको फ़ौरन से क्लिक हो जाना चाहिए था कि ये इंजंक्शन की बात कर रहा है। ऑर्डर 41 आए तो आपके जहन में फ़ौरन से क्लिक हो जाना चाहिए था कि ये अपील के बारे में बात कर रहा है। और ऑर्डर 43 आ जाए तो अपील अगेंस्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद एक और सवाल भी था, उसका क्वेश्चन मुझे नहीं मिला लेकिन आंसर मिल गए। उसका क्वेश्चन ये था कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में से कौन से एनेक्स में जो है इसको बताया गया? एनेक्स ए, एनेक्स 2, एनेक्स 3, एनेक्स 4, ए बी सी डी। तो एनेक्स ए उसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद ऑर्डर 43 के अंदर बहुत एक लंबी लिस्ट बताई गई है ऑर्डर्स की, जिसके अंदर डब्ल्यू का सवाल आया था कि एन ऑर्डर अंडर रूल 4 ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर डैश। तो इसका आंसर था रिव्यू। फिर बात करते हैं पाकिस्तान पेनल कोड की। पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर सबसे आसान में आसान ईजीएस्ट डेफिनेशन आई है किसकी? डिसऑनेस्टी की। मैंने आपको बताया किसी ने रॉन्गफुल गेन किया, कोई चीज़ गलत तरीके से हासिल की, किसी ने रॉन्गफुल किसी को लॉस पहुंचाया, तो इसने क्या किया? डिसऑनेस्टी। उसके बाद सेक्शन 82 आया, वो भी जनरल एक्सेप्शन से आया। तो ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम क्लियर करवाया था कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस और जनरल एक्सेप्शन। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसने थोड़ा जो है टेक्निकल क्वेश्चन ये दिया कि उसने ये पूछा कि एक ऐसा बच्चा जो कि अंडर द एज ऑफ डैश, कितने साल से कम का बच्चा हो जो कि एक जुर्म करे तो वो जुर्म नहीं होगा। तो अगर आप पुरानी पीपीसी उठा के देखें जो अमेंडेड नहीं है तो वहाँ पर आपको 7 ईयर्स का जो है ऑप्शन मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? 10 ईयर्स, क्योंकि अमेंडेड अगर पीपीसी है तो वहाँ पर आपको 10 ईयर्स का वर्ड मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? डैश मीन्स कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय ऑफेंडर। अब ये 299 की जो डी एक्सेप्शन है उसके अंदर बताया गया। तो डी से क्या आता है? डी से जाहिर सी बात है दमन आता है, तो दमन इसका करेक्ट आंसर था। फिर उसके बाद 34 ने क्या बात की? 337E। अब 337E क्या बात करता है? सजा, जायफ़ा, गैर जायफ़ा, ये मैंने आपको हर्ड के अंदर क्लियर करवाया था। अब कह रहा हु एवर काजिज़ जरा, हु एवर काजिज़ जरा विच डज़ नॉट अमाउंट टू जायफ़ा। जो जायफ़ा नहीं होगी वो तो क्या होगी? वो गैर जायफ़ा होगी। तो इसका आंसर क्या है? गैर जायफ़ा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर डेज और मोर डेज। कितने दिन के लिए अगर कोई शख्स रॉन्गफुल किसी को कन्फाइन करे, कन्फाइनमेंट मतलब अपने पास रखे, उसको जो है किडनैप कर दे या कन्फाइन करे किसी जगह से
बाहर जाने ना दे तो उसको सज़ा जो है वो कितने दिन की, 2 साल की मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर था 3 डेज़ और मोर डेज़। इसका करेक्ट आंसर क्या था, 3 और मोर डेज़। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 बात करता है 353 की, हूएवर यूजेस असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। तो इसने खुद ही बता दिया कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स करे कोई तो फिर वो जो है किसी को क्या करता है। तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, एब्डक्शन नहीं है। फिर 378 पीपीसी जो कि थेफ्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो प्रॉपर डेफिनेशन जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा कि ये थेफ्ट है, रॉबरी है, एक्सटॉर्शन है या डकैती है। जब आपने खुद से डेफिनेशन पढ़ी ही नहीं होगी, ठीक है, तो आपको किस तरीके से कवर होगा कि ये थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, इसने प्रॉपर डेफिनेशन दी थेफ्ट की और पूछा कि ये क्या है, थेफ्ट है, रॉबरी है, एक्सटॉर्शन है। तो इसका आंसर थेफ्ट था। उसके बाद लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट अगर कोई करे तो उसकी सज़ा कितनी है, उसकी सज़ा जो है 2 ईयर्स है, जबकि अक्सर स्टूडेंट ने शायद 3 ईयर्स की हो या 10 ईयर्स की हो। सीआरपीसी से सवाल आया बहुत ही इजी डेफिनेशन से कि डेश इंक्लूड्स आल्सो गवर्नमेंट एडवोकेट प्लीडर, ठीक है। तो सेक्शन 4A से सवाल आया था, एडवोकेट जनरल इसका करेक्ट आंसर था। फिर नेक्स्ट जो MCQs नंबर 40 है वो क्या बात करता है कि द पर्सन अरेस्टेड शल नॉट बी सब्जेक्टेड टू डैश देन नेसेसरी टू प्रिवेंट मोर रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट। तो इसका आंसर है रिस्ट्रेंट। इसी तरीके से 137 सब क्लास 2, इफ़ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट ऑर्डर इज़ नॉट डैश, मतलब कि 137 सब क्लास 2 जब आप पढ़ेंगे तो मतलब 137 सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3 सभी पढ़नी है, छोड़नी कोई भी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। जब आप, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जब आप 5 से 6 बार बैरेट को अच्छे से पढ़ेंगे, खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करनी मेरे लेक्चर सुन लें, ठीक है। जब आपको मैंने प्रॉपर पढ़ाया एक एक आर्टिकल, एक एक सेक्शन, उसके बावजूद भी अगर ये मिस्टेक्स हों तो खैर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट अगर नहीं समझता कि रीज़नेबल और प्रॉपर है तो फिर वो उसको क्या कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है। उसके बाद अपील से सवाल आया सेक्शन 404 से। अच्छा, अपील से पहले एक और भी सवाल है 164 कन्फेशन से 1A जो कि अमेंडेड प्रोविजन है, एनी सच स्टेटमेंट मेड द अक्यूज गिवन इन अपॉर्चुनिटी टू डैश द विटनेस, कि अक्यूज के पास किस किस्म की अपॉर्चुनिटी होगी, वो विटनेस से क्या कर सकता है, एग्जामिनेशन इन चीफ कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रॉस एग्जामिनेशन। 167 से सवाल आया एनी पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी, किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन्ड इन कस्टडी किया जाता है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो इसका प्रॉपर आंसर 1 डे भी था या 2 डेज था, तो इसका आंसर आपने 24 आवर्स ही लिखना था। 404 नो अपील शल लाई एनी जजमेंट और ऑर्डर इन क्रिमिनल कोर्ट, तो इसका आंसर क्रिमिनल कोर्ट था, और अगर कोई और हो तो फिर बता दीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ और सवाल हैं हमारे पास कानून शहादत ऑर्डर के, कानून शहादत ऑर्डर और लीगल एथिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अब सबसे पहला डेफिनेशन क्लासेस से जो क्वेश्चन पूछा गया, डेफिनेशन क्लासेस से जो क्वेश्चन आया वो आ जाता है हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन आई, सेक्शन 2 सब सेक्शन आई जो क्या कहता है, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट विटनेसेस इट रिलेट्स, क्या इट रिलेट्स टू द स्टेटमेंट आर कॉल्ड डैश एविडेंस। तो ये क्या है, ओरल है, रिटन है या प्राइमरी है, सेकेंडरी। तो इसका आंसर क्या है, ओरल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है, स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, सेक्शन 74 ओपन करें। सेक्शन 74 से सवाल आया, सेक्शन 74 से सवाल क्या आया था कि सर्टिफाइड कॉपीज़, sorry, dash given under the provision of hereinafter contain copies made original mechanical process compared with the original counterparts oral contents of documents given some person to himself। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका जो प्रॉपर आंसर है वो सर्टिफाइड कॉपीज़ था। और उसके बाद 132 सब क्लास 2 से सवाल आया, 132 सब क्लास 2, 132 सब क्लास 2 से ये आया द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। अगर कोई एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस है बाय द एडवर्स पार्टी तो वो कौन कर सकता है, जाहिर सी बात है एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का इख्तियार रखती है। तो एडवर्स पार्टीज़ के पास कौन सा राइट है, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। इसी के साथ साथ फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या आ जाता है, 164 मॉडर्न डिवाइसेस का भी सवाल आया था, बहुत ही ईजी सवाल है।
164 ने क्या बात की? 164 ने कहा इन केसेस कोर्ट में कंसिडर, ठीक है, द कोर्ट में अलो टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस डेट में हैव बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन नहीं मिला कि इसका क्या आंसर है, लेकिन यहाँ पर मे का वर्ड था, कोर्ट में कंसिडर, ठीक है। उसके बाद 44, सेक्शन 44 ओपन करें। सेक्शन 44 में क्या बात की? सेक्शन 44 किस चीज़ का है कि ऑल अक्यूज पर्सन इंक्लूडिंग एन अकम्प्लिस शल बी लायबल टू डैश। तो उसका जो प्रॉपर आंसर था वो क्या था? क्रॉस एग्जामिनेशन। और उसके बाद सेक्शन 18 से भी सवाल है। अब 18 में मैंने आपको बताया था फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। इसके अंदर इसने क्या किया? डिक्लेयर टू बी डैश रेलेवेंट इररेलेवेंट, ठीक है, नॉट रेलेवेंट। तो इसका आंसर क्या था? रेलेवेंट। उसके बाद 133 सब क्लास 2, 133 सब क्लास 2, 133 सब क्लास 2, द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू द रेलेवेंट फैक्ट बट एग्जामिन नॉट कन्फाइंड फैक्ट सर्टिफाइड एग्जामिनेशन चीफ। तो यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन था कि रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू या फिर इररेलेवेंट फैक्ट। तो इसका आंसर क्या था? रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 से भी सवाल आया था कि प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज, इफ़ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज। तो यहाँ पर अटेस्टिंग विटनेस का आंसर था। अक्सर स्टूडेंट्स ने शायद गलत किया, डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन, मतलब कि पूरी की पूरी बैरक की वर्डिंग उसने कॉपी पेस्ट की और उसने आपसे पूछा कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? सेक्शन 76 जी, सेक्शन 76 जी, व्हेन द ओरिजिनल और इज अ डॉक्यूमेंट विच सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर सर्टिफाइड कॉपी था। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है? 148, 150 भी था हॉस्टाइल के बारे में। 148 क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच अपीयर्स और इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय। तो लीडिंग क्वेश्चन का ये सवाल आया था, लेकिन ऐसा सवाल आया था कि विच लीड्स टुवर्ड्स द आंसर। ऐसा सवाल जो कि लीड करे टुवर्ड्स द आंसर, तो इसका आंसर क्या था? लीडिंग क्वेश्चंस। लेकिन ये 148 सवाल नहीं आया था। उसके बाद 102 की इलस्ट्रेशन। अब 102 की जो इलस्ट्रेशन है वो क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री। इसने ये पूछा था कि अगर कोई शख्स क्या करे, रिटर्न में रिसिप्ट दे और फिर आप ओरल उसको गवाही दें, तो वह क्या बिल कबूल है या नहीं है। 102 की इलस्ट्रेशन कौन सी है? 102 की इलस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट सेवरल लेटर्स बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, ए गिव बी रिसिप्ट ऑफ मनी पेड, ओरल एविडेंस इज अफोर्डेड बाय द पेमेंट, द एविडेंस इज एडमिसिबल, इनएडमिसिबल, या क्या इसका आंसर है? तो इसका आंसर है एडमिसिबल, ठीक है। तो जहाँ पर अगर कोई जो है मनी रिस्क की रिसिप्ट आती है, तो वहाँ पर अगर आप ओरल देते हैं तो वो भी क्या है? वो भी आपका एडमिसिबल है। उसके बाद फिर आ जाता है 150। 150 ने क्या बात की? इम्पीचमेंट क्रेडिट ऑफ विटनेस फॉलोइंग वेज टू एडवर्स पार्टी, ठीक है। एडवर्स पार्टी क्या कर सकती है? उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर सकती है। एडवर्स पार्टी क्या कर सकती है? उसके जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। मतलब जो सवालात क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी ने पूछने थे, वही राइट अब जो है इस पार्टी का भी हो जाता है, आपके प्लेंटिफ साइड का भी हो जाता है, वो क्वेश्चंस उससे रेज कर सकता है। उसके बाद आ जाता है 117 बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से। 117 whoever desires the court to give judgment in his legal right ability depends on the existing fact in asserts must prove those facts। तो इसका जो आंसर था वो क्या था? लीगल राइट, ठीक है। और उसके बाद 135 भी आया, 67 भी आया था। 67, 65, 66, 67 क्या कहता है? इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। अब इसने क्या किया? इसने पूरी की पूरी स्टेटमेंट दी, लेकिन आपसे पूछा कि किस शख्स ने, अक्यूज्ड या फिर प्लेंटिफ डिफेंडेंट। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या था? अक्यूज था।
फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये, ठीक है, क्यूएस हो गया, हमें ये फाइंड आउट हुए थे। और उसके बाद हम बात करते हैं अब लीगल एथिक्स की। लीगल एथिक्स बहुत ही इजी आए थे, बहुत ही आसान आए थे। 134 आया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी देश, इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी देश टू अपहोल्ड एट द ऑल टाइम्स। मतलब कि ये किसकी ड्यूटी है? जाहिर सी बात है एडवोकेट की बात की जा रही है, तो ये एडवोकेट की ड्यूटी है। उसके बाद 135 ने क्या बात की? एन एडवोकेट शल नॉट डेश प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। तो एडवोकेट क्या नहीं कर सकता? सॉलिसिट नहीं कर सकता। उसके बाद आया 136 से, एन एडवोकेट शल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू सॉलिसिट ऑब्टेन डेश एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर भी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। 138 ने बात की कि एन एडवोकेट शल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी काउंसिल कम्युनिकेट विथ द कम्युनिकेट और आर्ग्यू विद द जुडिशियल ऑफिसर। तो इसके अंदर क्या था? कम्युनिकेट का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 145, एन एडवोकेट शल नॉट अक्वायर एन एडवर्स इंटरेस्ट। ठीक है, एडवर्स इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया 145, आर्टिकल 145। इसका प्रॉपर आंसर क्या था? इंटरेस्ट एडवर्स। 160 से पूछा गया, एन एडवोकेट शल नॉट एडवाइस अ पर्सन हुज टेस्टिमनी कुड इस्टेब्लिश और टेंड टू इस्टेब्लिश अवॉइड सर्विस ऑफ प्रोसेस। तो इसका आंसर सर्विस ऑफ प्रोसेस था। 166 से, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन द मैटर इज कॉल्ड। मतलब कि जब भी मुकदमा जो है इन क्वेश्चन होगा या फिर जब भी कोर्ट जो है कॉल करेगी उस मैटर को, तो एडवोकेट को वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। 174 भी आया कि अगर कोई शख्स क्या करता है, मिसकंडक्ट करता है इस पूरे के पूरे रूल्स को, तो उसने क्या किया? उसने जाहिर सी बात है उसने मिसकंडक्ट किया, उसने कोई जो है क्राइम नहीं किया बल्कि मिसकंडक्ट किया। और फिर बोर्ड का साइज़ भी पूछा गया जो कि 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। मतलब कि एक छोटा सा जिस एरिया में मैं अभी खड़ा हूँ इस जितना आपका बोर्ड होना चाहिए, जो कि अलो करता है लीगल एथिक्स एक किसी भी एडवोकेट को, जो पब्लिकली वो शो कर सकता है कि वो एक एडवोकेट है। मतलब 175 बी से भी क्वेश्चन आया था। तो ये सारे के सारे वो सवालात हैं जो कि पूछे गए थे किसके अंदर, जो कि पूछे गए थे आपके लीगल एथिक्स और अदर जो भी लॉ गेट का आज का टेस्ट था उससे रिगार्डिंग। वैसे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट का ये भी सवाल हो सकता है कि सर बहुत ही ट्रिकी था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था आज का टेस्ट। और अगर जिसने हमारा सेशन लिया हो तो उसको पता होगा कि हम डायरेक्ट से ही स्टडी करवाते हैं। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आइदर आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस गिवन नंबर पर। थैंक यू।